आरती वर्मा फिर आप लोग के सामने क्लास 7 का हिस्ट्री का तीसरा भाग लेकर आप लोग के सामने क्या उपस्थित हूँ। अब आप लोग पिछली बार जैसे आप लोगों ने देखा कि लिपिक नकल निवीस क्या होते हैं, पांडुलिपियाँ क्या होती हैं और उनकी खोज कैसे की जाती थी। अब इसमें आगे देखिए, इस काल में जिन समुदाय, किस काल में, यानी कि जो समय चल रहा था, जिस समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। उस समय उनमें से एक समुदाय क्या था? राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। जिसका नाम कहाँ से निकला है? राजा के पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। जो क्या होते थे? क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे। कौन कौन आते थे उसमें? सेनापति और सैनिक भी आते थे। सामंत किसे कहते हैं? जो जमींदार होते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे, यानी कि कार्य करते थे, उनकी सेवा करते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कवि और जो चारण राजपूत होते थे उनकी आचार संहिता का वही लोग क्या करते थे? उनकी स्वामी भक्ति और पराक्रम का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, यानी कि मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जो जाति होती थी आदि समूहों ने भी उठाया। अब यहाँ पर दिया है हेडिंग पर्यावास, यानी कि पर्यावास किसे कहते हैं? देखिए किसे कहते हैं। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली, यानी कि उस समय की वहाँ पर कैसी सामाजिक स्थिति रही होगी, कैसी आर्थिक स्थिति रही होगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावास कहते हैं। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। इस पूरे काल के दौरान क्या हो रही थी? जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा, और जो जितने जंगलों की कटाई हो रही थी उतने ही खेती का इलाका क्या हो रहा था? बढ़ता चला जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। कुछ क्षेत्र में क्या हुआ? यह परिवर्तन जो अन्य क्षेत्र थे उनसे अधिक तेजी से हुआ था। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावास क्या होता है ये आप लोगों को हम बता चुके हैं। क्या होता है इसका तात्पर्य? इसका तात्पर्य होता है जब किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली के बारे में जो हम जानकारी या अध्ययन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग पर्यावास करते हैं। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन, कुछ क्या करने लगे? कुछ वनवासी जो हुए हैं जमीन की जुताई करने लगे और वो कृषक बन गए, यानी कि कृषि का कार्य करने वाले बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंत्रियों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। क्या हो गए? बड़े और जो जटिल समाज है उनका अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। उन्हें क्या करना पड़ता था? कर चुकाना पड़ता था। और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी, यानी कि क्या करनी? उनकी वो जो आज्ञा देते थे उनको मानना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। जैसे कि आज आप लोग देखते हैं कई जातियों और कई उपजातियों में बांटे गए। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे लोग जाति और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगे। क्या हुआ? उस समय के लोग को धीरे धीरे बांटा जाने लगा और उनकी जाति को अलग किया जाने लगा और उन्हें ऊंचे और नीचे वर्ग में विभाजित किया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। ये दर्जे जो थे क्या थे? अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था। एक ही जाति का क्या होता था? किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण
करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। अपने जो व्यवहार होते, जो अपने सदस्य होते थे, उनको नियंत्रण करने के लिए जातियां क्या करती थी, अपना अपना खुद का स्वयं का नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। इन नियमों का पालन कौन करवाता था, जो उस जाति के बड़े बुजुर्ग होते थे उनकी सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। इनको कुछ इलाकों में क्या कहा जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन करना भी पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर पर निर्भर होते थे। अब आगे देखिए आप लोग, क्षेत्र और साम्राज्य का दिया है। क्षेत्र और साम्राज्य, क्षेत्र किसे कहते हैं और साम्राज्य किसे कहते हैं, इसको हम अगले भाग में आप लोग को एकदम विस्तार से बताएंगे। पहले आप इसको ढूंढे कि क्षेत्र क्या होता है और साम्राज्य क्या होता है। चोल, देखिए अध्याय 2 में चोल के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक अध्याय 3 में, या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखिए। प्रशस्ति जो होती है उनके उदाहरण के लिए किसमें देखने के लिए कहा है, 2 में देखने के लिए कहा गया है। अब यहाँ एक वर्ड आया प्रशस्ति। अब प्रशस्ति किसे कहते हैं, प्रशस्ति उसे कहते हैं जब किसी के बारे में हम कहीं कुछ लिखते हैं और उनकी प्रशंसा संबंधित होते हैं, यानी कि उसके हम प्रशंसा करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहते हैं। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। जो गयासुद्दीन बलबन है उसको हम लोग क्या बताया गया, उसको एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी कि गजन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी कि द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। पलायन मतलब कि आगे बढ़ते जाते थे। अब दिया है मानचित्र 3, देखिए क्या दिया इसमें। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसरफी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले जो हैं वो क्या है, ये प्रांत जो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए क्या क्या दिए गए हैं। पहला सिविस्तान है, उच्छ है, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कुहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तैलंग, द्वार समूद, महाभारत, ये सब क्या होते थे, ये सब मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपर मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। किस महाद्वीप पे, उपमहाद्वीप पे और भारतीय उपमहाद्वीप पर। अब देखिए आगे क्या दिया है, भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दार समुद्री यानी जो दक्षिण कर्नाटक के लोग थे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, गजरू यानी कि गुजरात में, महाबारी यानी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली